Okay, today we are going to talk about Wernicke's and Broca's aphasia and their respective role in communication. On the slide, you can see two giants in neurology. One is Paul Broca, और इन्हीं के नाम के ऊपर ब्रोकाज एरिया का नाम रखा गया, और दूसरा कार्ल वर्निकीज थे जिनके नाम पर वर्निकीज एरिया रखा गया था. He was the both of them were neuroscientists, and they identified these respective areas in brain, or out of their interest they found out those respective areas. और उन्होंने देखा कि जब कभी भी उन एरियाज के साथ इश्यूज होते थे तो लोगों की कम्युनिकेशन पर फ़र्क पड़ता था. अगर आप पिछले लेक्चर से इसको रिलेट करना चाहें तो रिमेंबर हमने कुछ केस स्टडीज़ देखी थी, और केस स्टडीज़ में हमने वर्निकीज एरिया डैमेज वाले पेशेंट्स देखे थे और उनकी स्पीच के सैंपल्स के बारे में हमने बात की थी. बिल्कुल इसी तरीके से हमने ब्रोकाज एरिया को लोकेट किया था, और लोकेट करने के साथ साथ उसके जो कंसर्न इश्यूज थे उनको डिस्कस किया था. तो आज का जो हमारा लेसन है वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है जो कि प्रीवियस लेक्चर के साथ थी हमारी. तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट व्हाट इट हैज़ टू ऑफर. The area of associative auditory cortex is called Wernicke's area. Simply put, this brain segment is responsible for understanding speech. कई दफ़ा आपको पहले भी जिक्र किया, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं कि वर्निकीज एरिया जो था वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का एलिमेंट था. एक ऐसा एजेंट है जो इंटरप्रेट करता है ऑडिटरी सिग्नल्स को, विजुअल सिग्नल्स को, सेंसरी सिग्नल्स को, मोटर सिग्नल्स को, उन तमाम चीज़ों को इंटरप्रिटेशन के काम आता है. और ये एक आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ है, टेम्पोरल लोब के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, और इस बारे में हम जानने की आज मज़ीद कोशिश करेंगे कि हाउ डज़ इट परफॉर्म. इसके बरक्स ब्रोकाज एरिया is in charge of grammatical details and the correct order of words that makes the speech fluent. अभी थोड़ी देर पहले आप ही से बात हो रही थी और आपने बताया कि जी वी आर डूइंग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से मुराद क्या थी कि आप ट्रांसक्राइब कर रहे थे, किसी की स्पीच को ट्रांसक्राइब कर रहे थे फोनेटिक्स के अंदाज में. अब ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो कि आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं, ये बेसिकली दीज आर द स्पीच साउंड्स. और स्पीच साउंड्स तभी अंडरस्टैंडेबल होती है ना जब वो उसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करें. फॉर एग्जांपल CAT का कुछ और मतलब है और TAC का कुछ और मतलब है. इसका मतलब है कि जो प्रिसीजन चाहिए एज फार एज द अरेंजमेंट इज कंसर्न वो बहुत ज़रूरी है. खाली आवाज़ें तो मीनिंगलेस हैं, वो तो फोन्स हैं, लेकिन जब उनकी ख़ास अरेंजमेंट बन जाती है तो उनका एक मीनिंग आ जाता है, सिमेंटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है. सो सिमेंटिक्स तभी आएगा, इंटरप्रिटेशन तभी आएगी जब वो सीक्वेंस और अरेंजमेंट उन गैर मानी या बेमानी आवाज़ों को जब किसी तरीके से अरेंज कर दिया जाता है तो वो एक कॉन्सेप्ट, एक इमेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ बच्चे खेलते हैं और वो उनसे शेप्स बनाते हैं. जब वो ब्लॉक्स बिखरे पड़े थे तो वो बेमानी थे, लेकिन जब उन्हें अरेंज कर दिया तो कभी वो एक गाड़ी की शक्ल ले लेते हैं, कभी वो बिल्डिंग की शक्ल ले लेते हैं, कभी बस की शक्ल ले लेते हैं, कभी ट्रक की शक्ल ले लेते हैं. तो साउंड्स भी ऐसे ही हैं बेटे. जब तक कि वो स्कैटर्ड हैं, अकेली हैं, तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, दे आर जस्ट फोन्स. लेकिन जब वो एक मीनिंगफुल अंदाज में अरेंजमेंट में आ जाती हैं तो अब उनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और हमें समझ आती है कि दिस मीन समथिंग. दैट इज़ जब वो एक मॉर्फीम और फनीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट की बात हो रही है. तो अब जब ब्रोकाज एरिया करता क्या है बेसिकली, कि इन्हीं आवाज़ों की जो ग्रामेटिकल डिटेल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट्स हैं, उनको इंश्योर करता है कि अगर मैंने कैट बोलना है तो क पहले आएगा, बाद में आएगा, ट बाद में आएगा. सो उस अरेंजमेंट को सीक्वेंस करना ये ब्रोकाज एरिया का ही कमाल था, और इसकी वजह से हमारी स्पीच जो है फ्लुएंटली जो है वो हम अदा कर सकते हैं. क ट कैट बोल दिया आपने, फ़ौरन से बोल दिया. लेकिन अगर एक शख्स जो है वो ब्रोकाज एरिया उसका ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर फ्लुएंसी के इश्यूज आ सकते हैं. हो सकता है वो किसी एक वर्ड पे स्टक हो जाए या रवानी से बात ना कर सके. दिस माइट पॉसिबल.
दिस इज पॉसिबल एट टाइम्स विद ब्रोकास डैमेज। तो पहले हमने ये देखा कि वर्निकीज एरिया एक ऐसा एरिया जो जहाँ पर के सेंसरी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो मोटर हो, वट एवर जो भी हो, इसका काम था इंटरप्रिटेशन का। ब्रोकाज एरिया का ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, अरेंजमेंट का है, मोटर एक्टिविटी का है। लिहाजा वो तमाम ग्रामेटिकल डिटेल्स को भी अपने सामने ऑर्गेनाइज करके चलता है, और उसके अलावा वर्ड्स के जो सीक्वेंसेस हैं उनको भी वो मैनेज करता है। तो damage to Broca's area lead to disorders of speech in terms of fluency. There are also difficulties in using prepositions, adverbs and conjunctions. देखो, अब आप लिंग्विस्टिक्स में ये चीजें फिर पढ़ोगे कि preposition कितनी इंपॉर्टेंट है। preposition के बगैर बात पूरी समझी नहीं जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट बॉक्स, दो लफ्ज हैं कैट और बॉक्स। अब इसके अंदर प्रेपोजिशन कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं प्रेपोजिशन इसमें अंदर डालूंगा तो बात कितनी अच्छी वो जगह कैट इन बॉक्स। तो अब कैट इन बॉक्स का मतलब कुछ और कैट बॉक्स का मतलब कुछ और था। अगर प्रेपोजिशंस माइनस होना शुरू हो जाएं तो हमारी इंटरप्रिटेशन कम होती चली जाती है। छोटे बच्चे अमूमन जब बात करते हैं तो वो सिर्फ की वर्ड्स बोलते हैं, कैट डॉग और छोटे छोटे जो उनकी वोकैबुलरी है वो बोलते हैं। प्रेपोजिशंस में वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप करते हैं, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रेपोजिशन जैसे जैसे ऐड होती चली जाएंगी, उनकी बात ज़्यादा इंटेलिजिबल हो जाती है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ब्रोकाज एरिया एक मोटर कंट्रोल एरिया है जो कि रेगुलेट करता है इन तमाम ग्रामेटिकल डिटेल्स को, प्रेपोजिशंस को, वर्ब्स, एडवर्ब्स को, कंजंक्शंस को। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको रेगुलेट करता है। अब आप याद रखिए कि जो शख्स खाली, आपको याद है हमने एक डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज पढ़ी थी, उसका नाम था हेलो फ्रेज। छोटे बच्चे एक बहुत बड़े आइडिया को एक ही लफ्ज में इकट्ठा करके बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के जो दुपट्टा है उसको खींच के कहता है कि भाई। सिर्फ उसने दुपट्टे को खींचा और कहा भाई। अब इस भाई लफ्ज भाई का मतलब क्या था, ये जो उस सिचुएशन में बंदा खड़ा उसी को पता है कि उस बच्चे ने क्या कहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई मुझे मार रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैंने भाई के पास जाना है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई जो है वो मुझे बुला रहा है। लिहाजा ये सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के तहत उस बच्चे का एक लफ्ज जो इतने मीनिंग्स जो है वो क्रिएट कर देता है, इसको कहते हैं हेलो फ्रेज। लेकिन अब इसने सिर्फ भाई बोला, एक कंटेंट वर्ड बोला, उसमें हरगिज उसने उसको डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि सिचुएशन से वो चीज़ समझी गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब यही वाला बच्चा जब ग्रामेटिकल एबिलिटीज़ में स्पेशलाइज कर जाएगा और इसको ग्रामर आना शुरू हो जाएगी, फिर इसकी सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो भी बढ़ती चली जाएगी, इसकी मीन लेंथ ऑफ अटरेंस भी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि इसकी इंटेलिजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिए, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूँ कि वर्निकीज एरिया इंटरप्रिटेशन, ब्रोकाज एरिया एक्सप्रेशन। अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज है तो आपके अंदर फ्लुएंसी के एलिमेंट्स आ सकते हैं। फ्लुएंसी मींस कि हो सकता है कि आप इतनी रवानी से बात ना कर सकें, हो सकता है कि आप बहुत थोड़ी थोड़ी आर्टिकुलेशन करें, बहुत थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलें और फ्लो के साथ ना बोल सकें। बाज़ ब्रोकाज एरिया ऐसे भी डैमेज हो जाता है कि आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने से कासिर रह जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि आप किसी एक या दो लफ्ज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास के अंदर एग्जांपल्स देखे थे। 19th सेंचुरी के अंदर ये दोनों न्यूरो साइंटिस्ट जो थे कि ये डिस्कवर कर रहे थे एंड लोकलाइज फंक्शन एंड एबिलिटीज ऑफ आवर ब्रेन एंड रिलेट टू द रिस्पॉन्सिव सेंटर्स। सो दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। देखो, डेफिनेटली एक बड़ी आसान सी बात है, ये जब अर्लियर सेंचुरी थी 19, तो उस वक्त ब्रेन को खोला तो नहीं गया था। उस वक्त तो हमारे पास इट वाज क्वाइट रिस्की। लिहाजा दीज ब्रेव साइंटिस्ट एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट डूइंग देयर जॉब, और वो न्यूरोलॉजी के बारे में इंसान इतना नहीं जानता था, तो समहाउ दे मैनेज्ड, और इनको इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला कि ये ब्रेन जो है ये सारे का सारा एक जो दो हेमिस्फेयर पे हमें नज़र आ रहा है, इसमें से
एक हेमिस्फीयर क्या करता है, दूसरा क्या करता है, मतलब दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव एरियाज। अब इसके अंदर हुआ ये कि वन ऑफ द एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट वाज लैंग्वेज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इनको जो सबसे इंट्रीगिंग सवालात थे इनके जहन में, ये सवाल ढूंढते थे कि इंसान लैंग्वेज बोलता कैसे है, ब्रेन का और लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है, वो लैंग्वेज को समझता कैसे है, और किस तरीके से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है। सो ये तीन किस्म के जो सवाल थे ना, इन दोनों ने इनको, साइंटिस्ट को इंट्रीग किया हुआ था, परेशान किया हुआ था। अब हुआ क्या कि इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए what they did was they tried to open they opened up the brain, and what did they saw, ये क्या हुआ, इन्हें पता क्या चला कि yes they did identify those respective areas। और कैसे किया? Paul Broca was one of the pioneers when it comes to language center research. In the early 1870 he identified the brain region responsible for language production। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन के हवाले से इसने एक एरिया आइडेंटिफाई किया। अब वो कैसे किया होगा? अब वो ऐसे ही किया होगा कि इसके पास जो पॉल ब्रोका के पास जो पेशेंट्स आते थे, ही रियलाइज्ड कि जो लोग बात फ्लुएंसी के साथ नहीं कर पाते थे और बात नहीं कर पाते थे, उनके ब्रेन का एक रिस्पेक्टिव एरिया जो था वो डैमेज था। और जब उस एरिया अगर वो डैमेज होता तो पेशेंट के साथ ये मसाइल होते। तो इसने जब ये एक लिंक देखा, ये एक रिलेशनशिप देखी, उसको जब इस ऑब्जर्वेशन से एक रिलेशनशिप नजर आई कि जो भी नहीं बोलता उसका ये वाला एरिया खराब है, जो भी नहीं बोलता उसका, जब हमने एक्सरे एमआरआई किया तो उसके अंदर ये एरिया डैमेज नजर आता है। तो डेफिनेटली उसने सोचा कि अगर ये वाला एरिया डैमेज हो तो इसका मतलब है कि स्पीच प्रोडक्शन के अंदर, जो स्पीच फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है। उसने कहा कि ये ही स्पीच एरिया है, और उसने उस स्पीच एरिया को आइडेंटिफाई किया और अपने नाम के साथ वो चीज़ उसकी जो है वो डेवलप हो गई, और उसका नाम आज हम ब्रोकाज एरिया के साथ याद रखते हैं। दूसरा जो न्यूरो साइंटिस्ट था उसका नाम था कॉल वर्निकी। अब वर्निकी क्या करता था? वर्निकीज के जो पेशेंट थे वो बात तो करते थे, लेकिन बात का सर पैर कोई नहीं होता था, समझ नहीं आती थी। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये, कि वो कहते थे एक का पेशेंट बोलता ही नहीं था, और उसने कहा कि अच्छा ये वाला एरिया खराब है इसलिए नहीं बोल रहा। और दूसरे का क्या इशू था कि उसके पेशेंट बोलते तो थे, लेकिन वो मीनिंगलेस बोलते थे, कोई बगैर मकसद के बात करते थे। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसको नजर आता था कि वो लोग जो बेरब्त और तुकी बातें करते थे, और जिनका कोई मतलब हमें नजर नहीं आता था, ये लोग जो हैं ये अपनी बात भी नहीं कर भी नहीं सकते थे और दूसरों की बात समझ भी नहीं सकते थे। So he was devoted to examining the brains of these patients. He found lesions in the area located between the temporal, parietal and occipital lobes we today known as Wernicke's area। तो उसने क्या किया, जब उसने ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जो बोलते तो हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं समझते, या अपनी बात को भी वो एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर सकते, तो हुआ क्या कि उसने देखा कि टेम्पोरल एरिया के अंदर और पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स के अंदर उसने कुछ एरिया एक ऐसा आइडेंटिफाई किया जो डैमेज हुआ करता था हमेशा। ऐसे पेशेंट्स के केस में उसने इसका नाम वर्निकीज एरिया जो था वो रख दिया। It was proven that this brain region is responsible for language comprehension and production of meaningful speech। और चूंकि वो डैमेज होता था तो ये लोग अच्छी बात, सही तरीके से बात नहीं कर सकते थे, मीनिंगफुल बात नहीं कर सकते थे, दूसरों की बात समझ नहीं सकते थे। लिहाजा उसने कहा कि अगर ये एरिया ठीक होगा तो आप मीनिंगफुल भी बोलोगे, आप दूसरों की बात को समझोगे भी, आप इंटरप्रेट भी करोगे, अंडरस्टैंड भी करोगे। लिहाजा एक चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि वर्निकीज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर understanding, for making logic, for processing the sensory input जो कि आपके ब्रेन को मिलता है। अब वर्निकीज एरिया क्या है, कहाँ है, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जस्ट फॉर अ रिवीजन, आप अगर इसको देखें कि द ब्रेन सेगमेंट इज पोजीशन इन द लेफ्ट टेम्पोरल बोन लोब, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ वर्निकीज एरिया इज समटाइम विजुअली डिपिक्टेड as being in the left hemisphere of the brain, particularly in the vicinity of the lateral sulcus। आपको याद है हमने कहा था कि ब्रेन के अंदर दो लाइंस हैं जिससे कि हम एक डिवीजन कर सकते हैं ब्रेन की। एक का नाम सेंट्रल सर्कस था जो कि तकरीबन सेंटर में होती है ब्रेन के, और एक लेटरल सर्कस है जो लेटरली पोजीशनड एक लाइन थी। उसके पास इसने देखा कि एक एरिया है
वर्निकीज ने भी यही आइडेंटिफाई किया था, और दिस वाज सिचुएटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर लेटरल सर्कस के करीब ये एरिया पाया गया था। वर्निकीज एरिया इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज पोजीशन इन द बैक सेगमेंट ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के बैक साइड पे, उसके बैक हाफ के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आती है। इवन दो इट्स एग्जैक्ट लोकेशन में वेरी, ये हो सकता है कि इसकी लोकेशन जो है वो वेरी करती रहे, बिल्कुल इसी तरीके से वेरी करती रही, ये नहीं कि रोज़ जगह बदला लेगी, किसी में कहाँ है, किसी में कहाँ है, किसी में कहाँ है, लेकिन अमूमन ये टेम्पोरल लोब के अंदर आपको मिलता है। दिस जोन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, बट दिस कैन ऑल्सो वेरी। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर ना हो बल्कि राइट हेमिस्फीयर में हो जाए। ऐसे इंसिडेंसेस भी हो सकते हैं कि वर्निकीज एरिया जो है वो राइट साइड पे हो, और इफ दैट इज द केस राइट साइड पे, तो हम उसको कहेंगे कि वो उसको डोमिनेंट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की जो डोमिनेंस है वो डिटरमिन की जाती है कि वर्निकीज एरिया किस साइड पर लोकेटेड है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई वी टेंड टू से कि वर्निकीज एरिया, being the Wernicke's area placed in the left hemisphere is a dominant hemisphere, और अगर वो राइट पे चला जाएगा तो राइट वाले को हम डोमिनेंट कहना शुरू कर देंगे। अब ये जरा गौर से देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखें ये सेंट्रल सर्कस है जो कि ब्रेन को इस तरीके से तकसीम कर रहा था, और ये लेटरल सर्कस है। तो लेटरल सर्कस, ये वाली जो बोन है यहाँ पर, ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के तकरीबन पिछली वाली साइड पर आपको ये नज़र आ रहा है, दिस ऑरेंज कलर इज बेसिकली द वर्निकीज एरिया। ये जो ऑरेंज वाला है दिस इज द ब्रोकाज एरिया, और अगेन आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये जो कनेक्टर्स हैं, जो कनेक्शंस हैं वर्निकीज एरिया से लेकर ब्रोकाज एरिया तक, इसको आर्क्यूएट फेसिकुलस कहते हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये सेंट्रल सर्कस है। सो वेयर इज इट सिचुएटेड? इज इट सिचुएटेड ऑन द इन द टेम्पोरल बोन जस्ट बिलो द लेटरल सर्कस, और ये आपको नजर आ रहा है, और यहाँ से आर्क्यूएट फेसिकुलस जो है वो ब्रोकाज एरिया की तरफ जाते हैं। व्हाट डज इट डू? ये करता क्या है? इट इंटरप्रिटेशन का काम करता है, सेंसरी इंटरप्रिटेशन का काम करता है, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो सेंस ऑफ टच हो, स्मेल हो, या विजन वाली सेंस हो, हेयरिंग वाली सेंस हो, इन तमाम को इंटरप्रेट करता है। ये वाला जो था ये ब्रोकाज था, ब्रोकर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उसको हमने ब्रोकाज एरिया का नाम दिया। It is connected with the Broca's area via dense fibers called arcuate fasciculus. Superiorly, the Wernicke's area is related to and bound by angular gyrus. This brain segment found in the parietal lobe is responsible for memory operations, number processing, reasoning, and it also plays a role in language. बड़ी important चीज़ है, और वो आपको ये देखनी है कि वर्निकीज एरिया जो है वो उस एंगुलर गायरस के ज़रिए आपके जो दूसरे एरियाज हैं उनके साथ मिला हुआ है, और उनका काम क्या है? उनका काम जो है वो मेमोरी ऑपरेशंस हैं, नंबर प्रोसेसिंग्स हैं, रीजनिंग है। रीजनिंग मीन्स लॉजिक है, नंबर्स को प्रोसेस करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा जो वर्निकीज एरिया है वो उसके गिर्द जो एंगुलर गायरस हैं, दोज आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और अगेन स्पीच और लैंग्वेज के दौरान हम नंबर्स की बात करते हैं, हम रीजन करते हैं, हम अपने मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें एंगुलर गायरेंस के ज़रिए जो है वो आप मैनेज कर रहे हैं। सो वर्निकीज एरिया एक तरफ तो हमने जिक्र किया कि आर्कियोइड फेसिकुलस के ज़रिए ब्रोकाज एरिया के साथ जुड़ा हुआ, और उसके अलावा जो ब्रेन के बाकी एरियाज हैं उनका कनेक्शन जो है वो एंगुलर गायरस के ज़रिए है टू द वर्निकीज एरिया, और वर्निकीज एरिया उनके ज़रिए, उनकी मदद से रीजनिंग, लॉजिक और नंबर और ये सारी चीज़ें जो उनको मैनेज करता है। Key function of Wernicke's area is to understand speech. It processes the meaning of sounds. However, research done in recent years have shown that there are more than two speech areas in the dominant cerebral hemisphere. This is possible. It is possible कि speech areas एक से ज़्यादा हों। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्पीच एरियाज जो हैं, ये वर्निकीज एरिया जो हैं, अब खाली वर्निकीज एरिया नहीं है, बल्कि इसके साथ हमने बताया कि एंगुलर गायरस का भी तो एक काम था, वो भी तो रीजनिंग कर रहा है, लॉजिक में मदद दे रहा है आपको। तो लॉजिक हो, मेमोरी हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम इनको स्पीच एरियाज के अंडर ले सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को याद रखना, लॉजिकली जवाब देना,
मेमोराइज करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। The entire group of areas decodes the structure of difficult sentences. अब ये सारे जितने भी areas हैं, ये मिलकर क्या काम करते हैं? मुश्किल sentences को समझते हैं। The second one decodes the structure of easy simple sentences, and the third group of areas is responsible for meaning of the word. ये जो 3-4 areas हैं speech के, जो हमने कहा कि एक से ज़्यादा हैं, तो उनके काम जो है वो मुख्तलिफ तकसीम हुए हैं। कुछ areas ऐसे हैं जो मुश्किल sentences को interpret करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो easy sentences को अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मीनिंग को अटैच करते हैं। सो Wernicke's area is not that simple. It has got respective areas within itself. Wernicke's area के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं जिनके अपने अपने काम हैं, और वो कौन कौन से काम हैं? कोई इंटरप्रेट कर रहा है बड़े जुमले को, कोई छोटे जुमले को, कोई उसके मीनिंग्स के बारे में आपको आगाह कर रहा है। इन तमाम को जब आप इकट्ठा कर देंगे तो वी विल कॉल इट अ Wernicke's area. इट इज़ अ ब्रॉडर एरिया जिसके अंदर छोटे छोटे और एरियाज भी शामिल हैं। These processes happen whatever we talk, whether we talk or listen. बोलें या सुने, दोनों सूरतों के अंदर ये एरियाज काम करते हैं। यानी कि जब कोई बोल रहा हो तब भी वो सोच के बोल रहा है, अपनी मेमोरी से बोल रहा है, और जब वो सुन रहा है तो दूसरे की बात सुन के फिर याद करता है कि ये बात किस पर्सपेक्टिव में हमने की थी, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न, इसका क्या लॉजिक है। लिहाजा ये सारे एरियाज जो हैं वो बैक वक्त काम आते हैं जब आप बात करते हैं या सुनते हैं। These regions are positioned in the Broca's and Wernicke's area as well as the anterior portion of the temporal lobe. ये सारे के सारे एरियाज जिनको हम स्पीच एरियाज कह रहे हैं, ये एक एरिया स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि इसके कुछ पार्ट्स ब्रोकाज में हैं, कुछ वर्निकीज एरिया में, कुछ टेम्पोरल बोन के इंटीरियर साइड पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इस तमाम सिचुएशन को यूं समझिए कि कहने को तो वर्निकीज एरिया हमने लोकेट कर लिया, लेकिन वो वर्निकीज एरिया अकेला काफ़ी नहीं था, उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी और एरियाज की हैं, जो कि जैसे वो ब्रोका से क्यों कनेक्टेड है, इसलिए कि मोटर मूवमेंट, मोटर एक्टिविटी बोलने के लिए तो उधर से होनी थी। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं उसको, इसका ताल्लुक सेंसेशंस के साथ भी है, और उन सेंसरी जो सेंसरी इनपुट्स हैं उनको ये समझता भी है, और उनको कंप्रीहेंड करने के अंदर उन सेंसरी मैसेज को आपकी मदद कर रहा है। अब लेट्स गेट बैक टू समथिंग जो कि हमें इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में हमें बताएगा कि अब हम क्या करें इफ somebody is short of such areas, या if that particular area is compromised for any number of reasons. तो aphasia is the loss of disruption of language skills that were already previously acquired and functional. मैंने आपको कल भी बताया था कि अफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड से मुराद ये कि पहले आप ठीक थे, अब आप थोड़े से जो है डैमेज, ब्रेन डैमेज होने की वजह से, स्ट्रोक होने की वजह से, हेड इंजरी होने की वजह से, किसी भी वजह से अब आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो वो पहले वाली नहीं रही, बल्कि वो डिसरप्ट हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। ख़त्म, ख़राब होना और ख़त्म होना दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। अब वो लैंग्वेज एबिलिटीज़ कौन कौन सी थी? बात करने की सलाहियत, बात समझने की सलाहियत, ये दोनों हो सकती हैं, दोनों चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। बात करने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है, बात समझने की यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज भी ख़राब हो सकती है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी। Aphasia is a condition usually caused by a brain injury. Injuries to the brain, especially like stroke, but they can also be evidenced as a result of tumors, dementias, infection of the brain, etc. बहुत सारे reasons हैं, multiple reasons हैं, लेकिन जो most common है वो stroke कहलाता है। तो stroke हो, हेड इंजरी हो, डिमेंशिया हो, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन हो, किसी भी सूरत के अंदर ब्रेन इंजरी जो है वो हो सकती है, और ब्रेन इंजरी के नतीजे में अफेजिया हो सकता है। इंजरी टू द ब्रेन माइट रिजल्ट इन एन अफेजिया। डिपेंड करता है कि वो इंजरी कितनी है, कहाँ पे है, कैसी है, उसकी सिवेरिटी कितनी है। ठीक है, तो अब इंजरी की भी तो किस्में होती है ना, तो कभी थोड़ा डैमेज होगा, कभी ज़्यादा डैमेज होगा, और किस जगह पे डैमेज हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अफेजिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजरी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, स्ट्रोक की वजह से, डिमेंशिया, ट्यूमर, इन्फेक्शन, किसी भी वजह से हो, नंबर 1, और उसके नतीजे में आपकी रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव स्किल्स जब डैमेज हो जाएं, when you already have acquired them, when you already have mastered them, यानी लैंग्वेज सीखने के बाद ये सारा कुछ होता है, ये acquired cases हैं सारे के सारे।
In more medical terms, speech disorder resulting from damage to the corresponding speech center in the dominant cerebral hemisphere of cerebral cortex and their subcortical connections are called aphasia, or if the impairment is incomplete, dysphasia. यहाँ छोटा सा फर्क बता दिया गया मेडिकली आपको कि अगर लैंग्वेज डैमेज ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि अफेजिया है, लेकिन अगर लैंग्वेज डैमेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज डैमेज हुआ उसका, तो हम इसको डिस्फेजिया कहेंगे। अमूमन एफेजिया और डिस्फेजिया जनरली जो है ना ये एक ही समझा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि अफेजिया इज रादर सवियर फॉर्म ऑफ डिस्फेजिया। आप इसको यूं समझ ली तो डिस्फेजिया के अंदर थोड़ा सा कम प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अफेजिया जो है इट इज मोर सिवियर एंड नीड अटेंशन। Depending on the part of the brain that is affected by the injury, a patient with aphasia particularly or completely loses one or more linguistic abilities. अब linguistic abilities कौन कौन सी होती हैं? Linguistic abilities होती हैं बात करना, इनकोड करना, बात को तरतीब देना, इनको कहते हैं इनकोडिंग। और जब वो बंदा हमारी बात सुन रहा होता है, रिसेप्शन कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं डीकोडिंग। तो एक इंसान जो है इनकोडिंग या डीकोडिंग एबिलिटीज के अंदर मुतासर हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ और कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ। लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस स्पीच, स्पीच कंप्रीहेंशन, एबिलिटी टू नेम आइटम्स, रेपिटेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। आप ज़रा अगर लैंग्वेज डोमेन की बात की जाए तो रिसेप्शन और एक्सप्रेशन के अलावा जो आपकी चीज़ें मुतासर हो सकती हैं वो हो सकती हैं लाइक चीज़ों को रिपीट करना, रेपिटेशन, नेम करना चीज़ों को, चीज़ों के नाम बताना, रीडिंग और राइटिंग। और अगर आप गौर करें तो यही वो एरियाज थे जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि जब थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं तो थेरेपिस्ट का प्राइमरी काम यही होता है कि वो आपके उन एरियाज को लोकेट करे, आइडेंटिफाई करे लैंग्वेज के वो एरियाज जो अफेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्पॉन्टेनियस स्पीच की सिचुएशन कैसी है, आपकी स्पीच की कंप्रीहेंशन कैसी है, आपकी नेमिंग एबिलिटीज कैसी हैं, आपकी रेपिटेशन एबिलिटीज कैसी हैं, रीडिंग कैसी है और राइटिंग कैसी है। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम यूं समझ लें या मैं आपको अगर इसको सम अप करना चाहूँ तो फेजिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्रेन को डैमेज करती है। ब्रेन डैमेज के नतीजे में लिंग्विस्टिक लॉसेस हो सकते हैं, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मुतासर हो सकती है, नेमिंग एबिलिटीज़ मुतासर हो सकती हैं, स्पीच कंप्रीहेंशन, रेपिटेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। तो एक थेरेपिस्ट जो है वो अपने असेसमेंट प्रोटोकॉल के ज़रिए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, और जब वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उन रिस्पेक्टिव एरियाज़ पे काम किया जाता है ताकि वो उसको उसके इम्पैक्ट को अनडू कर सकें। अब ये अनडू होगा कि नहीं होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द डैमेज इटसेल्फ कि उसकी सिवेरिटी कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है, उसके साथ एसोसिएटेड कोई और इश्यूज तो नहीं चल रहे, कोई और ऐसी चीज़ जो कि प्रोग्रेसिव नेचर की हो। जैसे डिमेंशिया का जिक्र किया आप, डिमेंशिया के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है। तो एवरी कमिंग डे द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम मोर मेमोरी लॉसेस देन बिफोर। तो आप इस किस्म के केस में जो आपका जो ट्रीटमेंट सक्सेस है या जिसको प्रोग्नोसिस भी कहते हैं, उसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसा बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को अगर स्ट्रोक हो जाए, नॉट बच्चा ऑफ कोर्स, लैंग्वेज एक्वायर करने के बाद अगर उसको हेड इंजरी हो गई और स्ट्रोक हो गया, उसका लैंग्वेज लॉस हो गया, तो अभी उसके ब्रेन के अंदर गुंजाइश है, अभी उसका ब्रेन मजीद डेवलप कर रहा है लिंग्विस्टिकली, तो हम बाकी उसके साथ कोई एसोसिएटेड एरिया नहीं था, तो ऐसे बच्चों का, ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर होता है। सो डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, ब्रेन डैमेज पर डिपेंड करता है, अदर एसोसिएटेड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस जो है वो किस तरह का होगा। बहरहाल हमारा एजेंडा क्या होता है कि हमने उसकी स्पीच कंप्रीहेंशन, स्पीच एक्सप्रेशन, आइटम्स, नेमिंग आइटम्स, रेपिटेशन, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर काम करना होता है और देखना होता है कि वो किस कदर वीक है उन एरियाज में और उसको आपने इम्प्रूव करना। अफेजिया कैन ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि अफेजिया खाली ना हो बल्कि कॉग्निशन का फर्क भी पड़ जाए, सच एज लॉस ऑफ अटेंशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग डिसऑर्डर्स। तो ये और डिसऑर्डर्स भी मैंने बताया ना, एसोसिएटेड एलिमेंट्स भी होते हैं अफेजिया के अंदर, और अगर ये कॉग्निटिव फंक्शंस भी उसके अंदर मुतासर हैं तो यस, उसका प्रोग्नोसिस उस पेशेंट का इतना अच्छा नहीं होगा। तो ऑल डिपेंड्स
कि साइट ब्रेन डैमेज की साइट कौन सी है, एक्सटेंट कौन सी है, लोकेशन उसकी क्या है, और कोई एसोसिएटेड फीचर्स हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें अगर हमें मालूम हो तो हम प्रोग्नोसिस के बारे में बात कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट की ठीक होने के चांसेस कितने हैं, हमारी थेरेपी कितनी इफेक्टिव होगी। तो इससे मुराद ये हुआ कि we can we can make a guess out of the information that we have कि हमारा पेशेंट किस हद तक जो है वो रिकवर कर सकता है। In addition to the spoken language, sign language functions can also be damaged by aphasia. ये देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। सवाल तो आता है ना जहन में कि फिर इसका मतलब है कि जो डेफ बच्चे हैं क्या उनको भी स्ट्रोक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, हर एक को स्ट्रोक हो सकता है। तो वो तो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो क्या साइन लैंग्वेज भी मुतासर होगी? तो भाई साइन लैंग्वेज भी मुतासर होगी। वो कैसे मुतासर होगी साइन लैंग्वेज? इसलिए कि जहाँ पर तो आप फोनेटिकली कहते थे अ ब क, लेकिन वहां पर आप हाथ की पोजीशन से अ ब क लिखते थे ना, बनाते थे अ ब क, तो वो भी तो साउंड सिस्टम ही था। उसकी भी अपनी एक फोनोलॉजी है, उसकी भी अपनी मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर भी सिंटैक्स होता है। तो जब यहाँ पर सिंटैक्स मुतासर होता है तो वहां पर भी सिंटैक्स मुतासर हो सकता है। यहाँ पर वर्ड की अरेंजमेंट मुतासर होती है तो वहां पर भी हो सकती है, क्योंकि वो भी तो मोटर कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन का डैमेज जो है वो किस कदर है। इवन आपकी जो साइन लैंग्वेज है वो मुतासर हो सकती है इन केस ऑफ अफेजिया। Consequently, aphasia causes similar problems to those who use the sign language, and ये मैंने आपसे गालबन बात कर ली है। Let's talk about there's एक टाइप का ही जिक्र किया गया aphasia का, सबका जिक्र नहीं किया। There can be multiple types of aphasia। इसमें से एक का हम अभी जिक्र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब हम aphasia को अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो we'll be talking about more of them। तो वर्निकीज एफेजियास का जिक्र है जी। लिखा है कि सेंसरी एफेजिया है। वर्निकीज एफेजिया इज अ सेंसरी एफेजिया, याद रख लीजिएगा। वर्निकीज एफेजिया इज अ सेंसरी, यानी कि जो सेंसेशंस है उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट खराब होगी। रिजल्ट फ्रॉम अ डैमेज इन द वर्निकीज एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द लेफ्ट साइड। जब कभी भी टेम्पोरल लोब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पे आपको डैमेज होगा तो दिस इज पॉसिबल कि आपका वर्निकीज एरिया डैमेज हो जाए। A patient with sensory aphasia can speak, but the words are meaningless and incomprehensible. जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, the patient understands neither his own nor the speech of others. That's why he or she cannot be aware of his or her own mistakes. यही बात तो इंट्रीग करती थी वर्निकीज को। वर्निकीज के पेशेंट यही तो करते थे, एक तो बोलते थे उल्ट पुल्ट बोलते थे, बगैर किसी लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग के बोलते थे। कोई उनको समझाता था, उनको उनकी बात समझ नहीं आती थी, और उन्हें अपनी बात भी समझ नहीं आती। जब वो समझते थे कि हम सही कह रहे हैं, सुनने वाले की गलती है। सो अगेन ये टिपिकल इश्यूज थे जिसको सामने रखते हुए वर्निकीज ने अपने पेशेंट्स को देखा था, और फिर उसने वर्निकीज एरिया डिफाइन किया था, वगैरह वगैरह लोकेट किया था उसको। This condition is usually easily recognized as the patient makes meaningless speech sounds. This is also called receptive aphasia. इसको हम रिसेप्टिव अफेजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बंदे की जो रिसेप्शन है वो पुअर होगी है, और ये रिसेप्शन इसलिए पुअर होगी है क्योंकि सेंसेशन से उसको जो मैसेज आ रहा था, ऑडिटरी या विजुअल तरीके से मैसेज आ रहा था, उसको वर्निकीज एरिया इंटरप्रेट करने के काबिल नहीं रहा। इसलिए हम इसको रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। तो अब इसके दो नाम हो गए, ये सेंसरी अफेजिया भी है और ये रिसेप्टिव अफेजिया भी है। The sounds, namely, the sounds do not make any sense. In addition, the patient makes sentences, even long ones, but they don't have proper meanings. तो वही वाली बात रिपीट कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो बोलता तो है, इसको हम फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं। फ्लुएंट अफेजिया से मुराद ये कि बंदा बोल तो रहा है ना, इसके अंदर वो बातें तो धड़ाधड़ करता जा रहा है, लेकिन बातों में तुक नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। तो जब बातों के अंदर कोई मीनिंग नहीं है तो अनइंटेलिजिबल स्पीच की तो कोई वैल्यू नहीं है, या उसका मीनिंग, कोई भी ऐसी स्पीच जिसका मीनिंग ना हो, उस लैंग्वेज का मीनिंग ना हो, तो वो इट्स यूजलेस। सो अब जरा गौर कीजिए तो आपको समझ आएगी कि वर्निकीज वाज राइटली कंसर्न्ड अबाउट पीपल जो कि इस तरह के सिम्टम्स एग्जिबिट करते थे, और न सिर्फ ये कि उनको अपनी आवाज़, अपनी बात समझ नहीं आती थी, दूसरों की भी समझ नहीं आती थी, और वो जज नहीं कर पाते थे कि मैं गलत कह रहा हूँ या वो गलत कह रहा है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ही नहीं है।
Appropriate exercises and methods do not differ much from those used in teaching young children to express themselves, can result in restoring the lost speech ability. यहाँ पर बेटे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि फिर थेरेपी कैसे करते हैं इन लोगों की। बट थेरेपी करने के लिए वही काम करते हैं जो कि आप न्यू बॉर्न को जब लैंग्वेज सिखा रहे होते हो ना, जैसे कि आप न्यू बॉर्न को लैंग्वेज सिखाते हो, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज करते हो, बॉल, बैट, डॉग, आप उसको वोकैबुलरी पिक्चर्स के ज़रिए, उसको इमेजेस के ज़रिए उसको वोकैबुलरी सिखाते हो। यहाँ पर भी इंटरवेंशन वैसी ही है, बिकॉज द प्रीवियस लैंग्वेज हैज़ बीन लॉस्ट। अब वो लॉस्ट हो गई तो अब उसको नए सिरे से आपने रीगेन करना है। फ़र्क सिर्फ एक बड़ा ज़रूरी होगा, फ़र्क ये होगा कि अब बच्चे को तो पहली दफ़ा सिखा रहे थे, लेकिन अब इस बंदे को हम दूसरी दफ़ा सिखा रहे हैं। तो जब दूसरी दफ़ा सिखा रहे हैं तो ये ऑलरेडी जानता था उन चीज़ों को, ये बड़ी जल्दी इंप्रूव कर जाएगा। बट और इसके इसके जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये बोलता रहा है, इसको इसको वो चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली, और वो उन चीज़ों पर फ़ौरन से वापस आ जाएगा। जबकि एक बच्चा जो है ही माइट टेक मच लॉन्गर एज कंपेयर टू दिस पर्सन जिसकी लैंग्वेज दूसरी दफ़ा हम उसको सिखा रहे हैं। These methods either restore the function of the Wernicke's area or help develop new network of cell to perform the function of damaged zone. This brain trait is called plasticity. अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को ऐसे डेवलप किया है कि वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको रिस्टोर कर लेता है। वैसे ब्रेन डैमेज अगर हो जाए तो वो रिकवर ऐसे नहीं होता कि नए सेल्स बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जो ब्रेन सेल की डेथ हो गई है उसकी डेथ हो गई है, वो खत्म हो गया, वो डैमेज हो गया। लेकिन जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं जो डैमेज सेल किया करता था। ये दिस इज सपोर्टेड बाय रिसर्च एविडेंस। अब जब ऐसी बात होती है तो उसके नतीजे में ब्रेन अपने आप को रीअलाइन करता है, उसकी अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेन रीअलाइन करता है, और रीअलाइन करने की ये सलाहियत जो है इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। इट्स नॉट अ रिजिड थिंग, इट्स अ प्लास्टिसिटी, यानी कि एक जगह से काम नहीं हो रहा तो दूसरी जगह उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर देगी। और ये उसी सूरत में होगा बेटे जब उसको इंटरवीन किया जाएगा थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। अगर आप उसको इंटरवीन नहीं करेंगे तो उसके लैंग्वेज एरियाज दोबारा से डेवलप नहीं हो पाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएंगे। तो समबडी नीडेड द हेल्प, या अगर उन्होंने खुद से होना तो इट विल टेक ईयर्स। तो हम एक एग्रेसिव किस्म की उसको ट्रीटमेंट प्लान देते हैं 6 से 8 हफ्तों का, जिसके अंदर वो बच्चा या बड़ा जो है वो एक 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 टैक्ट डेवलप कर लेता है और अपनी लैंग्वेज को दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर देता है। तो ब्रेन का ये फंक्शन जो था, दिस वाज अ ब्लेसिंग इन द सेंस कि प्लास्टिसिटी की वजह से ब्रेन अपने आप को रीअलाइन करता है और नए ट्रैक्ट्स बनाता है, और अपने जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने फंक्शंस को रिवाइव करने की कोशिश करता है, और ये इस एबिलिटी ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिसिटी. So we conclude our session, our class for today with the information कि वर्निकीज एरिया हो या ब्रोकाज एरिया हो, दोनों का एक एलिमेंट कम्युनिकेशन के साथ बड़ा स्ट्रांगली निटेड है। और वी आर ग्रेटफुल टू पॉल ब्रोका एंड कार्ल वर्निकीज, जिन्होंने इतने पुराने वक्तों में, रिमेंबर 1870s की बात हो रही थी, इतने पुराने वक्तों में they helped us identify these respective areas in brain। और आज की जो न्यूरो एनाटमी है, it is grateful to what they contributed with us। और इन्हीं की वजह से आज अपनी स्पीच और लैंग्वेज की जो हमारी इंटरवेंशन है उनको वी आर स्ट्रेंथन दम, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, और वी आर होपफुल के दिस विल कंटिन्यू फॉर कमिंग ईयर्स। So if we have got any questions, I would be happy to answer.